हाँ तो प्यारे बच्चों, चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वही पुराना जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, कैप्टन BH लिटिल हार्ट या कैप्टन बेफिन हेनरी लिटिल हार्ट। इसी चैप्टर का इन्हीं के विचारों का यानी BA पार्ट 3 प्रथम प्रश्न पत्र स्ट्रैटेजिक विचारक में लिटिल हार्ट के पार्ट का शेष भाग। ठीक है बच्चों, शेष भाग आप लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? चलिए हम लोग वहाँ चलते हैं जहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे लिटिल हार्ट के स्ट्रैटेजी एवं महान स्ट्रैटेजी संबंधी विचार। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सैनिक साधनों को विकसित करने की कला को हार्ट ने स्ट्रैटेजी कहा है। हालांकि ये स्ट्रैटेजी, समरतंत्र, सामरिकी बच्चों आपको हम कई बार बता चुके हैं। अब इस पर जो है लिटिल हार्ट जी ने क्या कहा है, अर्थात नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सैनिक साधनों को विकसित करना, यानी सैनिक साधनों को विकास करना। सैनिक साधनों में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? सब कुछ आ जाएगा। सैनिकों की संख्या, साधन में उनके लिए आवश्यक उपकरण, उनके यंत्र, उनके हथियार, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं। ठीक है, जो भी है सैनिक साधनों का विकास ही करने की कला को स्ट्रैटेजी कहा गया है। युद्ध नहीं कहा गया है उन्होंने बच्चों, यानी युद्ध करने को इन्होंने नहीं कहा है, केवल उनके लिए व्यवस्था, उनकी व्यवस्था को स्ट्रैटेजी कहा है। सैनिकों के लिए उच्च व्यवस्था करना, सैनिकों को युद्ध के लिए प्रयोग किए जाने वाले संपूर्ण यंत्रों की, संपूर्ण उपकरणों की, संपूर्ण उनके हथियारों की, संपूर्ण ज़रूरत की चीज़ों की व्यवस्था को, यानी विकसित, यानी व्यवस्था को विकास करने को। आगे देखिए, युद्ध नीति के क्रियान्वयन हेतु देश के आर्थिक, राजनैतिक, कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक एवं सैनिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सहायता से जो सामंजस्यपूर्ण जो नीति बनाई जाती है उसे महान स्ट्रैटेजी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब एक अगर युद्ध का एक लक्ष्य निर्धारित किया जाए, युद्ध का अगर नीति का अगर लक्ष्य निर्धारित किया जाए जिसे युद्ध द्वारा प्राप्त करना हो। देखिए बच्चों, इसमें आप लोग थोड़ा समझिए, नीति के लक्ष्य को निर्धारित किया जाए और युद्ध द्वारा प्राप्त करने की योजना हो, तो उसके लिए सैनिकों को सारी व्यवस्थाएं देना, सैनिकों के लिए सारी व्यवस्थाएं करना, अर्थात उनको लड़ने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन चीज़ों को प्रदान कराना, ये होती है स्ट्रैटेजी। कहने का मतलब एक थोड़ा हम उदाहरण देके आपको समझाते हैं। जैसे हम मानते हैं कि हमको अपनी कार्रवाई क्षेत्र में करनी है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमको सैनिक कार्रवाई करनी है, और वहीं से तैयारी प्रारंभ हो जाती है किसकी? सैनिक कार्रवाई की, अर्थात युद्ध की। अब युद्ध की तैयारी जब प्रारंभ हो जाती है तो उसमें देखना पड़ता है कि जिस लक्ष्य के लिए हम जहाँ युद्ध करने जा रहे हैं उनसे लड़ने लायक हमारे सैनिक हैं भी या नहीं हैं। वहाँ हम कितनी कार्रवाई, हम कैसी कार्रवाई करेंगे तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात हम विजय प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, अब वहाँ पर देखा जाता है कि हाँ उसके हथियार कैसे हैं, उसी एवरेज में हम अपने हथियारों को अच्छा से अच्छा अपने सैनिकों को प्रदान करें, अपने सैनिकों के लिए अच्छे अच्छे उपकरण बनवाएं, यानी अच्छे सैनिकों के लिए अच्छे अच्छे युद्ध यंत्र प्रदान करें, उनकी ज़रूरत की चीज़ें, सूचना, संचार, सारे माध्यम हम अच्छे अच्छे करें। तो इन सारे साधन जब विकसित किए जाते हैं तो उनको हम लोग स्ट्रैटेजी कहते हैं। उसको जो है हार्ट ने स्ट्रैटेजी कहा है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकार से सामंजस्य, सामंजस्य नहीं, उसको कहते हैं प्रकार से मैनेजमेंट, यानी सैनिक साधनों को मैनेज करना युद्ध के लिए। और हाँ, और उसी में थोड़ा से महान स्ट्रैटेजी में इन्होंने क्या कहा है कि आर्थिक विशेषज्ञों को ले लीजिए, यानी हमारी अर्थव्यवस्था कितनी है, अर्थव्यवस्था कैसी है कि अगर हम युद्ध पर इतना खर्च करेंगे तो हमारी व्यवस्था डगमगा तो नहीं जाएगी। राजनीतिज्ञों को ले लीजिए, थोड़ा से कूटनीतिक और राजनीतिक, इन दोनों को ले लीजिए, अर्थात कितने आसानी से हम युद्ध जीत लेंगे, यानी जिस तरह, यानी कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों साधनों को मिलाकर अगर हम युद्ध जीतने का एक आसान उपाय बताएं, आसान उपाय निर्धारित करें और अपनी अर्थव्यवस्था के
आधार पर मनोवैज्ञानिकों को ले लीजिए, किस तरह हम उन पे मनोवैज्ञानिक डालकर हम विचार और भी जो है अपने खर्च को कम कर सकते हैं। और सैनिकों को ले लीजिए, सैनिकों की स्थिति क्या है, उनकी स्थिति जैसी है वैसे ही हम व्यवस्था करें। तो इन सभी के विशेषज्ञ जो होते हैं वो अपना जब दिमाग सब लोग लगाएंगे तो हर प्रकार से, जैसे कोई जो है राजनीतिक विषय राजनेता है, कोई सैनिक क्षेत्र का विशेषज्ञ है, कोई मनोवैज्ञानिक क्षेत्र का विशेषज्ञ है, कोई कूटनीतिक विशेषज्ञ, तो इसमें जो है जब सब लोग मिलकर जो है अपने अपने विचार बनाएंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो युद्ध की कार्रवाई होगी वो बहुत ही सस्ती होगी, अर्थात कम कीमत पर, कम लागत पर हम युद्ध के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी लक्ष्य को, उसे जो है क्या कहा गया है, महान स्ट्रैटेजी। अर्थात जब सभी प्रकार के विशेषज्ञ, सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञ, राजनेता, कूटनीतिज्ञ, मनोवैज्ञानिक और सैन्य विशेषज्ञ या और अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री जिसको हम लोग बोलते हैं, जब ये मिलकर जो इनके सबके मिली जुली जो एक सामंजस्यपूर्ण नीति बनेगी, सामंजस्यपूर्ण स्ट्रैटेजी का निर्माण होगा, उससे हमको बहुत ही सस्ते कीमत पर, ठीक है, कम कीमत पर, कम खर्च पर हमें अपने युद्ध के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो उसे जो है लिटिल हार्ट ने कहा है महान स्ट्रैटेजी, ठीक है, महास्ट्रैटेजी या महान स्ट्रैटेजी। चलिए आगे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं। अब युद्ध की सफलता केवल सैनिक कार्यवाहियों पर ही निर्भर ना होकर राष्ट्र के समस्त पहलुओं, आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक व मनोवैज्ञानिक आदि के संयुक्त प्रयासों पर निर्भर करती है, क्योंकि युद्ध प्रारंभ होने पर शत्रु पक्ष प्रत्येक मोर्चे, सैनिक एवं असैनिक पर आक्रमण करता है। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए तो इन्होंने वर्तमान युद्धों के बारे में कहा है कि आज के समय में अगर जो है कहीं प्रारंभ अगर युद्ध होता है, युद्ध प्रारंभ होता है, तो उसके लिए जो सेनाएं जो है, सैनिक हमारे बॉर्डर पर लड़ते हैं, सैनिकों के लिए गोला बारूद, युद्ध यंत्र, तोप, टैंक, मिसाइलें, जो कुछ भी हैं, युद्धपोत, लड़ाकू विमान, जो भी उपकरण उनको प्रयोग किए जाते हैं, टेलीफोन, सिग्नल कोर यानी सांकेतिक उपकरण, ये सारे उपकरण जो है बनाए कहाँ जाते हैं बच्चों, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, युद्ध वहाँ हो रही है, युद्ध वहाँ हो रहा है, अब सैनिकों को आपूर्ति व्यवस्था हमारा कौन दे रहा है, नागरिक दे रहा है, नागरिक देता है, नागरिक हमारे यहाँ की फैक्ट्रियाँ दे रहे हैं, हमारे यहाँ के कारखाने दे रहे हैं, उनके लिए जो आवश्यक सामान युद्ध के निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आज का जो युद्ध है वो केवल सैनिकों तक ही सीमित नहीं है, सैनिक युद्ध भूमि में लड़ रहा है और बाकी उसकी आवश्यकता की चीज़ें जो हमारे असैनिक युवक, जो नौजवान जो बना रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे कार्यकर्ता इंजीनियर्स जो लगे हैं, ये जो बनाने वाले सिविलियन इंजीनियर्स और श्रमिक मजदूर जो भी हैं, तो इनका भी महत्व जो है सैनिकों से कम नहीं होता, क्योंकि अगर ये नहीं बनाएंगे, अगर गोला बारूद की आपूर्ति सैनिकों तक नहीं पहुंचेगी, हमारे टैंक, तोप, लड़ाकू विमान नष्ट हो रहे हैं, अगर वो नए उनको उपलब्ध नहीं होंगे तो सेनाएं क्या होंगी, कितनी देर तक लड़ पाएंगी। अर्थात युद्ध का वो भी पक्ष महत्वपूर्ण है और यहाँ निर्माण का पक्ष भी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि सैनिक आज के युद्धों में, सैनिक बॉर्डर पर तो लड़ेंगे ही, इतना ही नहीं, हवाई बमबारी, मिसाइलों की बमबारी, तोप टैंक से आक्रमण हमारे इन कारखानों पर भी होंगे। हमारे जो ये सैनिक संस्थान हैं जहाँ पर हम लोग जो है अपने उन सभी चीज़ों का जो निर्माण कर रहे हैं, सैनिक आवश्यकता की चीज़ों का, वहाँ पर भी आक्रमण जरूर होंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहाँ पर आक्रमण होने शैक्षिक संस्थानों पर होंगे, बैंकों पर होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो है धन, हर चीज़ जो है, तो ऐसे ऐसे हमारे असैनिक संस्थानों पर भी आक्रमण होते हैं, जिससे राष्ट्र के ऊपर दबाव जो है ज़्यादा पड़ता है। अतः हमको केवल बॉर्डर पर ही सुरक्षा नहीं, यहाँ तक कि अपने संस्थानों और रिसर्च केंद्रों को, अपने फैक्ट्रियों को, अपने कारखानों को, इन सबको भी सुरक्षित रखना ज़रूरी है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि युद्ध की सफलता केवल सैनिक कार्यवाहियों पर ही नहीं, क्योंकि सैनिकों को जो अलग से जो बल प्रदान कर रहे हैं, हमारे आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी हम युद्ध लड़ पाएंगे, राजनैतिक स्थिति मजबूत होगी, हमारा विदेश संबंध मजबूत होगा अन्य राष्ट्रों से, तभी हम ऐसे युद्धों को झेल पाएंगे। आज के समय में देखिए चाइना को पीछे जाना पड़ा, क्यों? भारत का विदेश संबंध बहुत ही मजबूत है, रूस भी उसके साथ है, अमेरिका भी उसके साथ है,
फ्रांस, कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जो भारत के साथ ना हो, अन्यथा चीन चुपचाप पीछे भागता। तो यही स्थिति है। और मनोवैज्ञानिक मनोबल भी भारत का ऊंचा है। ठीक है बच्चों, यही वजह है कि शत्रु के प्रत्येक सैनिक एवं असैनिक दोनों मोर्चों पर आक्रमण करता है, ताकि आर्थिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शत्रु को तोड़ा जा सके। अब ये सुरक्षा व्यवस्था हमको अपनी करनी है या सैनिक क्षेत्रों की, जहाँ से हम अपने सैनिकों को सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, महान स्ट्रैटेजी का जो उद्देश्य होता है वो राष्ट्रीय शक्ति के समस्त तत्वों के विकसित एवं संगठित करने तथा इन्हें शत्रु के विरुद्ध लाभदायक स्थिति में प्रयोग करना होता है। अर्थात हमने बताया ना, अगर जो है हर प्रकार के विशेषज्ञों के द्वारा जो नीति बनाई जाएगी उससे बड़े सस्ते कीमत पर जो है हमें विजय प्राप्त होगी। तभी हमें लाभदायक स्थिति में हम तभी अपनी नीतियों को प्रयोग कर पाएंगे जब हर प्रकार के विशेषज्ञ उसको एक सामंजस्यपूर्ण स्ट्रैटेजी का निर्माण हमारे यहाँ करेंगे तब। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। समरतंत्र, समरतंत्र का मतलब होता है सामरिकी, कई रूप है इसका। सामरिकी कहा जाता है, युद्ध कला भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, लक्ष्य का निर्धारण उपलब्ध साधनों के अनुरूप होना चाहिए। जितने हमारे पास साधन हैं उसी के अनुरूप हमारा लक्ष्य भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आसमान में उड़ने का ख्वाब देखें और हमारे पास हेलीकॉप्टर ना हो। ठीक है, अर्थात जितनी क्षमता उतना ही लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और लक्ष्य पर सदैव अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अर्थात निगाहें, चाहे कार्रवाई चाहे जो भी हो, निगाहें लक्ष्य पर। ठीक है बच्चों, और उस बिंदु पर अवश्य आक्रमण करना चाहिए जो शत्रु को आश्चर्य में डाल दे। अर्थात आश्चर्यचकित करने की जो व्यवस्था है, आश्चर्य, ये भी युद्ध का एक अंग है बच्चों। मनचाहे बिंदुओं पर आक्रमण करने के लिए लचीली योजनाओं का निर्माण किया जाए। लचीली योजनाओं का मतलब, जैसी हमने युद्ध में जो भी कार्रवाई करने के बारे में हमने सोचा है, हो सकता है ऐसा मौका ना मिले, तो ऐसी स्थिति में अपनी योजनाओं में फेरबदल का अवसर होना चाहिए। उसे बोलते हैं लचीली। लचीली का मतलब होता है जिसको हम जिधर चाहें उधर मोड़ दें। कोई भी डंडा अगर हम लोग लेते हैं, अगर उसको हम मोड़ देते हैं, जैसा चाहे, सीधा, उल्टा, तिरछा, टेढ़ा, मेढ़ा, गोलाकार, चाहे जैसे भी अगर मोड़ देते हैं तो कहते हैं लचीली है। तो ऐसे ही हमारी जो है समरतंत्र हमारा ऐसा होना चाहिए जिसमें लचीलापन हो, आवश्यकता पड़ने पर, ताकि उसमें फेरबदल संभव हो। अगर पता लगा हमको दाएं आक्रमण करना है, अगर दाएं का मौका, दाएं से हमें लाभदायक स्थिति नहीं दिख रही है, तो हमें उसमें फेरबदल करके बाएं भी आक्रमण कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक, लचीली योजना यानी जैसा चाहे वैसा हम प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, जैसे चाहे जैसे लचीलेपन में क्या होता है, जिधर चाहे उधर मोड़ दें। ऐसे लचीली योजनाओं में क्या होता है कि जैसा चाहे वैसा प्रयोग करें। ठीक, और युद्ध में ऐसा समरतंत्र अपनाना चाहिए, ऐसी युद्ध कला, ऐसी सामरिकी अपनानी चाहिए जिससे शत्रु सेना किसी विशेष स्थान पर केंद्रित हो ही ना सके। अर्थात इतर बितर होती रहे। केंद्रित होगी, जहाँ केंद्रित होगी वहीं उसकी ताकत बढ़ेगी, और केंद्रित नहीं हो पाएगी तो उसकी ताकत जो है हर समय अधूरी ही रहेगी। ठीक है बच्चों, अर्थात इकट्ठे कभी होने ही ना पाए, वो तितर बितर दाएं बाएं भागते ही नजर आए। और शत्रु की मुख्य सेना को हमेशा तितर बितर करने का प्रयास करना चाहिए। वही चीज़ है, शत्रु के केंद्र को नष्ट करना है, केंद्रीकरण को नष्ट करना है। इसके लिए उसकी संचार रेखा एवं आपूर्ति विभाग पर भी आक्रमण करना चाहिए। संचार रेखा और आपूर्ति विभाग बच्चों वही जो पीछे से जो आती है, संचार रेखा वही सड़कों से होकर जो आपूर्ति मिलती है उसको काट कर या तो उस पर अधिकार कीजिए या तो उसको समाप्त कीजिए। जब आपूर्ति नहीं मिलेगी तो सैनिकों के लड़ने की क्षमता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। जब तक शत्रु सेना सतर्क व तत्पर रहे तब तक अपनी संपूर्ण शक्ति से आक्रमण नहीं करना चाहिए। अर्थात शत्रु सेना जब लापरवाह दिखे, अर्थात उसकी लापरवाही का लाभ आपको उठाना चाहिए। हमको जब तक सतर्क रहे तब तक पूरी ताकत मत लगाइए, क्योंकि सतर्क है पूरी ताकत से वो भी मुकाबला करेगी। यदि प्रथम प्रहार में असफलता मिली तो द्वितीय प्रहार पूर्व विधि से नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर
पहले आक्रमण में अगर हमें असफलता मिल जाए तो उस तरह का दूसरा आक्रमण मत कीजिए, क्योंकि उस तरह के आक्रमण को झेलने के लिए वो पहले से ही तैयार है, हमको फिर से असफलता हाथ लगेगी। जैसे कहते हैं ना कि एक बार अगर हारा रहा तो काहे उस तरह लड़े लगे, अर्थात जिस तरह हमें असफलता मिले उस तरह का आक्रमण दोबारा नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अप्रत्यक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी, ये इनका प्रमुख सिद्धांत है। अब इन्होंने देखिए, अप्रत्यक्ष उपायों का उद्देश्य शत्रु का मानसिक विघटन करके से संबंधित होता है। इसके द्वारा शत्रु के मनोबल एवं प्रतिरोधक शक्ति को क्षीण करने का प्रयत्न किया जाता है। इसके लिए लिटिल हार्ट ने निम्न उपाय बताए हैं। ठीक है बच्चों, अपरोक्ष उपायों की स्ट्रैटेजी। अब देखते हैं इसमें कितना बचा है, उसके बाद फिर हम उसी के अनुरूप बच्चों। ठीक है बच्चों, ऐसा करते हैं हम, अब इस वीडियो को बच्चों हम लंबा नहीं खींचना चाहते, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। ठीक है, देखिए लगभग 15 मिनट का हो भी चुका है, 16 मिनट का। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग अगले वीडियो में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, ओके बेटा, तब तक आप लोग पढ़िए लिखिए, खुश रहिए।